सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बताऊं कि भारत ने पाकिस्तान के बेहद करीब लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर अपना नया एयरबेस बनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रख दी है और अगले साल दिसंबर तक यह बेस तैयार होकर भारतीय एयरफोर्स को मिल जाएगा। 4000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन पहले से ही एयरफोर्स के मौजूद थी, जिस पर माननीय मोदी ने शिलान्यास इसका किया है। जी हाँ, अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये एक खतरनाक बेस साबित हो सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पाकिस्तान सीमा के पास भारत बना रहा आधुनिक सैन्य अड्डा। और क्या है मकसद? दोस्तों, इस रिपोर्ट के थ्रू पता ये चला है कि भारत के पास पहले से ही गुजरात में कई सारे एयरबेस मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये भारत का अब तक का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बेस होगा। जमकर इसमें तारीफ की गई है। बीबीसी में भी काफ़ी जमकर तारीफ की गई है इस बेस की, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी बड़ा कदम है। माननीय मोदी ने इसके बारे में खास स्पीच भी दी है, सुनिए। ડીસાના ભાઈઓ બહેનો, તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અભિનંદન પાઠવું છું। હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે। ડીસા एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ડીસા अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना ડીસા में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। हालांकि जो भारतीय एक्सपर्ट हैं वो देखिए कुछ और कह रहे हैं। स्क्रीन पर देखें आप, ये देखिए पैराग्राफ, ये बीबीसी में ही लिखा हुआ है। राहुल बेदी का मानना है कि पाकिस्तान पर इसका कोई विशेष यानी खास असर नहीं पड़ेगा। वह अपने पहले के सैन्य अड्डों को बढ़ा सकता है या अपग्रेड कर सकता है। ડીસા का सैन्य हवाई अड्डा आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साज व सामान के साथ लैस होगा। यह अड्डा 4519 एकड़ में बनाया जा रहा है। ये ज़मीन वायुसेना के पास पहले से थी और इस समय वहाँ 20 निगरानी टावर बने हुए हैं, जबकि इस भूखंड के इर्द गिर्द 22 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। समझ गए आप? एक्सपर्ट, भारतीय एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो सैन्य अड्डा भारत बना रहा है, इससे ख़ास असर पाकिस्तान को नहीं पड़ेगा। तो फिर सवाल यही होता है कि आखिर फिर 2024 से पहले आखिर ये मोदी जी अचानक से ये एक सैन्य अड्डा, वो भी गुजरात में ही, कोई और अलग जगह पर नहीं, गुजरात में ही क्यों बना रहे हैं? तो जवाब वही है दोस्तों जो आपको पता है, 2024 का चुनाव। उधर पाकिस्तान फिर से डूबने की कगार पर आ चुका है। इमरान खान एक वाहिद ऐसी उम्मीद थी पाकिस्तान की जिससे पाकिस्तान के हालात सुधर सकते थे। पाकिस्तान की जनता इमरान खान से संतुष्ट थी। अब इमरान खान की सरकार को अमेरिका के द्वारा गिरवाया गया और शहबाज शरीफ की सरकार वहां बना दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ को अंधा पैसा मिलने के बावजूद आप जरा सोच के देखिए, हाल पाकिस्तान का यह है कि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से भीख मांगना शुरू कर दिया है, एक बार फिर चीन से। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हालात इतने खराब हैं पाकिस्तान के कि आने वाले समय में 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनें चल रही हैं वो पस्त पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा, यानी पाकिस्तान को पावर मिलना बंद हो जाएगी, बिजली यानी बत्ती गुल हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने चीन से ये कहा है कि कई सारे जो प्रोजेक्ट्स
हमारे यहाँ चीन के चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे और पूरी तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और सब बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, पाकिस्तान की ये शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान का कितना बुरा हाल करना शुरू कर चुकी है। कमाल की बात है, अभी भी इमरान खान को दबाने और डराने की कोशिश ये सरकार कर रही है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की लास्ट उम्मीद थे। हालांकि पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतरी है। हम वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम वो कौम है जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमें आप जानवरों की तरह ना रखें कि जब आप फैसला करें। गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। DGISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेट नहीं करते। सिर्फ आपको क्यों ये नजर नहीं आए चोर जो 1100 अरब रुपए का इस मुल्क पे जो डाका मारा था वो माफ करवा रहे हैं, NRO ले रहे हैं? क्या वो नहीं नजर आया आपको? जो मुल्क में जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त। दोस्तों, ये जो तस्वीरें मैंने पाकिस्तान की आपको दिखाई हैं, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता और इमरान खान के समर्थक, अगर अपने जुमले को ठीक करूं तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ सड़कों पर उतर आया है। पूरा पाकिस्तान लरज रहा है। उधर पाकिस्तान की ये नई सरकार भी चल नहीं पा रही है, भीख मांगने की कगार पर आ चुकी है। ऐसे में आपको एक बात और बता दूं, इमरान खान के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ, या कहूं कि ये जो नई सरकार है पाकिस्तान की ही जनता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा रही है कि पाकिस्तान के इमरान खान के इस रैली को पूरी तरह से सेंसर किया जा रहा है कि जनता इसको देखे ना। टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया गया है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया इसको खूब कवर कर रहा है। बात अगर पाकिस्तान की हो रही है तो सुन लीजिए एक और खबर। खैबर पख्तून के इलाके में अफगानिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है, तालिबान की तरफ से गोलीबारी हुई है पाकिस्तान आर्मी की तरफ, जिसमें पाकिस्तान के 2 आर्मी के जवान मारे गए हैं। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान के पत्रकार अरशद शरीफ, जिनको पाकिस्तान की इस अमेरिकी आतंकवादी सरकार ने कत्ल करवा दिया सच बोलने की वजह से। आपको बताऊं कि पहले अरशद शरीफ, रिपोर्ट में यह है, अरशद शरीफ अपनी जान को बचाने के लिए यूएई दुबई शिफ्ट हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की इस अमेरिकी सरकार ने वहां से इनको निकलवा दिया, जिसके बाद इनको कीनिया जाना पड़ा और कीनिया पहुंचते ही पाकिस्तान की इस आतंकी, कातिल, जालिम, कमबख्त, कमजर सरकार ने गोली मरवा दी। इस रिपोर्ट को पूरी तरह से एनडीटीवी पर मौजूद है, इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पाकिस्तान की इस नई सरकार ने खारिज कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने दुबई से इनको नहीं निकलवाया, हमने इनको गोली नहीं मरवाई, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कातिल ही जब इन्वेस्टिगेट करेगा तो रिपोर्ट में क्या आएगा आपको भी पता है और हमको भी। बात अब थोड़ा पाकिस्तान से ऊपर चल के करते हैं चीन की। चीन ने एक बार फिर से अपने खतरनाक ड्रोन्स को दिखाया है और चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी चैनल पर यह पूरी आधिकारिक वीडियो दिखाई गई है, जो ये आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताऊं, इस रिपोर्ट में चाइना का एक खतरनाक ड्रोन दिखाया गया है, जिसका नाम बताया गया है सेकंड 250। जी हां, कहा यह जा रहा है कि यह काफी घातक है, खतरनाक है और इसको लॉन्च करना आसान है। साइज में ये छोटा नहीं है और काफी बड़ा है। मिसाइल जैसा, रॉकेट जैसा दिखने वाला ये ड्रोन काफी घातक मैदान जंग में साबित हो सकता है। चीन के इरादे क्या हैं किसी को नहीं पता है। सारी दुनिया के लिए ये चतुर चीन खतरा बनता जा रहा है। चाइना ने एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए, मौसम को मॉनिटर करने के लिए, या फिर ये सिर्फ चीन जाने या अल्लाह जाने कि क्या क्या चीज इस सैटेलाइट से करना चाहता है। देखिए, नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम शियान 20C है। इसका लॉन्च का वीडियो आपके सामने है, जिस पर सारी दुनिया की नजर है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर, यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म को लेकर मीटिंग पहले मुंबई में हुई और कल दिल्ली में हुई। लगातार ये मीटिंग 2 से 3 दिन चली, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ी बात कही। माननीय जयशंकर ने यह साफ बात यूएनएससी में कह दी है कि आतंकवादियों के हाथ में अब ड्रोन लग चुका है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंटरनेट का इस्तेमाल वो प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र फैलाने के लिए कर रहे हैं, समाज को अस्थिर करने के लिए करते हैं और इसी के जरिए वो जाल बुनकर आतंक की शुरुआत करते हैं। और साफ साफ जयशंकर ने कह दिया है कि एशिया और अफ्रीका में ड्रोन और आतंकवादियों का, जी हां, यह खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ड्रोन आतंकवादियों के हाथ में लग चुका है और उसका इस्तेमाल वो भरपूर कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की किंग चार्ल्स की पत्नी भारत से वापस अपने ब्रिटेन मुल्क जा रही थी। उनके उड़ते हुए विमान से एक पक्षी टकरा गया, जिससे जो जहाज का अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से पिचक गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि जो रानी है वो सुरक्षित हैं। अमेरिका के बाइडेन एनवायरमेंटल ट्रिप के नाम पर इजिप्ट, कंबोडिया और इंडोनेशिया जाने की तैयारी में है। अंदर की बात कुछ और हो सकती है। बाइडेन पर भरोसा आप कर सकते हैं, रजाग्राफी नहीं करता। जी हाँ, क्योंकि बाइडेन सामने से, यानी अमेरिका सामने से दिखाता कुछ और है, लेकिन पीछे से इसके इरादे होते कुछ और हैं। वहीं एक बड़ी खबर बता दूं, 11 नवंबर के बाद, इसी रिपोर्ट में है, पूरी रिपोर्ट हमें पढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद शॉर्ट बातें आपको मेन बतानी पड़ती है, तो काफ़ी मेहनत होती है, तो ध्यान से सुना करिए। इस नवंबर में ही, आने वाले नवंबर में 11 नवंबर को बताया जा रहा है, बाइडेन और शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, एक कमरे में आमने सामने हो सकते हैं। कौन? बाइडेन और शी जिनपिंग। अब कहानी में तड़का ये है कि उसी कमरे में मोहम्मद बिन सलमान और व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। चारों बड़े बड़े देशों के नेता एक कमरे में होंगे, जिसका पूरा इंतज़ार सारी दुनिया को है कि कुछ उस दौरान बड़ा होगा, या तो मामला बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा या फिर और कहानी बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही भेदभाव है, काले लोगों के साथ भेदभाव अमेरिका में भी होता है। 1983 में एक शख्स के ऊपर, ये ब्लैक मैन, इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने किसी व्यक्ति को किडनैप किया और कत्ल कर दिया।
1983 में इनको गिरफ्तार किया गया और अब इतने ट्रायल के बाद 38 साल बाद यह साबित हुआ डीएनए के बाद और एडवांस टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जो असली कातिल था वो सन 2020 में मारा गया और ये बेचारे बेगुनाह साबित हुए। 38 साल बिना किसी वजह, क्योंकि ये ब्लैक मैन है, काला इनका रंग है, विदेशी हैं, तो अमेरिका की सरकार ने इनको आतंकी और कातिल की ही नज़र से देखा। बहरहाल 38 साल बाद एक शख्स को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन 38 साल इनके बर्बाद जेल में हो गए हैं। अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता रहता है। दोस्तों अब बात करेंगे फिलीपींस की। तो फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 72 लोग ऑफिशियली मारे गए हैं। अनऑफिशियली हमारे पास जो डेटा है वो 100 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं मारे गए हैं और लगातार ये बाढ़ बढ़ती जा रही है और लाखों घर इस वक्त डूब चुके हैं और बेघर लाखों लोग हो चुके हैं। दोस्तों इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट को पूरा देखा करिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।